गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अंजू दीदी देख रहे थे। अंजू दीदी नाटक में 2 अंक हैं और पहला अंक हमने समाप्त कर लिया है। आज हम देखेंगे दूसरा अंक। ठीक, तो मैंने बताया था कि दोनों अंक में 3-3 दृश्य हैं। तो पहले अंक में भी 3 दृश्य थे और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। तो दूसरा अंक का पहला दृश्य हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 वर्ष बाद पर्दा उसी मिले जुले खाने के कमरे और बैठक में उठता है। 20 वर्षों के इस अरसे में यद्यपि पर्दों के कपड़े, मेजपोश और गद्दियों तथा तकियों के गिलाफ बदल गए हैं, लेकिन कमरों की सजावट और सफाई में वैसा अंतर नहीं आया। केवल बैठक में किचन को जाने वाले दरवाजे के ऊपर अंजू दीदी का कद आदम चित्र ऐसे लगा है कि कमरे के दोनों भागों से नजर आ रहा है। चित्र की अंजू दीदी पहले दृश्य जैसी ही लगती है, वय में थोड़ी बड़ी और कुछ ज़्यादा गंभीर। चित्र में भी उसके माथे की नस साफ तनी दिखाई देती है और आंखें लगता है जैसे इस ऊंचाई से कमरे में होने वाले प्रत्येक कार्य व्यापार को देख रही हैं। खाने के कमरे में सामने की दीवार पर एक 5 वर्ष पुराना कैलेंडर लटक रहा है। पर्दा उठते समय खाने की मेज की 5 कुर्सियां मेज के नीचे हैं। छठी पर अन्नो बैठी लेस बुन रही है। अनिमा की वेशभूषा और बालों की बनावट में बेपरवाही वही 20 बरस पुरानी है। हाँ, उनमें कहीं कहीं सफ़ेद तार दिखाई दे रहे हैं और शरीर भी कुछ मोटा हो गया है। कुछ क्षण बाद बाहर के कमरे से ओमी तेज तेज आती है, बिल्कुल अंजू दीदी की तरह, और जाकर रसोई घर के दरवाजे पर नौकरानी को आवाज़ देती है। तो दूसरा अंक जो है वो 20 वर्ष बाद का है। जो हमने पहले अंक में देखा था तो उसके 20 वर्ष बाद की दूसरे अंक में स्टोरी है। मतलब यहाँ पे पहले अंक में अंजू दीदी की स्टोरी थी और दूसरे अंक में उसी की 2 कॉपी उसकी बहू ओमी की स्टोरी है। ठीक, तो देखते हैं ओमी। ओमी कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पे। तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। अंदर की ओर मुड़ती है लेकिन फिर कुछ याद आ जाने से दरवाजे तक जाती है और कहती है, और सुनो, जज साहब आज इधर ही नाश्ता करेंगे। मुन्नी कहती है, बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। ओमी खट खट करती अंदर के कमरे की चौखट पर जाती है। ओमी कहती है, नीलू बेटे, कपड़े बदल लिए तुमने? नीलू ओमी का बेटा है और अंजू दीदी का पोता है। ये अंजू दीदी का पोता नीरज था और नीरज का ये बेटा है नीलू। तो जैसे अंजू दीदी नीरज पे शासन करती थी वैसे ओमी नीलू पे करती है। ओमी कहती है कि नीलू बेटे, कपड़े बदल लिए तुमने? तो नीलम कहता है, जी हो गया तैयार मम्मी। फिर खट खट करती हुई किचन के दरवाजे तक जाती है। ओमी कहती है, मुन्नी नीलम का नाश्ता उसके कमरे में पहुंचाओ और देखो राधू को भेजो नज़ीर साहब के यहाँ। साहब को बुला लाएं, आकर नाश्ता कर लें, फिर चाहे सारा दिन बैठे गप लड़ाएं। वापस आके कुर्सी खींचती है और अन्नों के सामने आ बैठती है। ओमी अन्नों की आंखों को अपने ऊपर टिकी और उनमें मुस्कान की हल्की सी रेखा को देख के कहती है, क्या करूं अन्नो मौसी, शोर ना मचाऊं तो नाश्ते को 12 बज जाए। और हंसने लगती है। आश्चर्य है,
ओमी की चाल ढाल रंग रूप सब अंजू दीदी सा है, बस सूरत अलग है। नहीं तो पतला छरहरा शरीर वही, दुर्बल नसें वही, उन्नत ललाट पर हल्के तेवर वही लगता है। ऐसा लगता है कि अंजू दीदी ही का दूसरा रूप धरती पर उतर आया है। अंजू दीदी का देहांत हो गया है, तो ओमी जो उसकी बहन है बिल्कुल उसी की टू कॉपी है। अनिमा उठकर घूमते हुए कमरे में कहती है कि सोचती हूँ अगर परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज़ है, तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। चुना भी तो बीसियों में से था उसने तुम्हें। अंजू चाहती थी ऐसी बहू जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह चला सके। हम मजाक किया करती थी कि तुम ऐसी बहू कहाँ से लाओगी जो पानी भी डाइनिंग टेबल पर जाकर पिए, और फिर बैठ जाती है। तो ओमी कहती है कि मैं कहाँ कर सकी उनकी तरह, ये कुछ करने ही नहीं देते। तो अनिमा कहती है नीरज पर अपनी माँ की प्रतिक्रिया हुई। उसने अपने मामा को अपना आदर्श बनाया। नीरज अपने मामा को अपना आदर्श बना लिया था, माँ की नहीं सुना उसने। पर अंजू के रहते वह सब कहाँ होता, और फिर सभी श्रीपत जैसे तो नहीं बन सकते। तो ओमी कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि नीलू अपने पिता के बदले अपने दादाजी पर जाए। अनिमा कहती है आज तुम्हें पूरे 8 बजे नाश्ता रखाते देखकर मुझे उन दिनों की याद आ गई जब अंजू जीवित थी और मेज़ पर सुबह के ठीक 8 बजे नाश्ता आ जाता था। तो ओमी कहती है हमारे घर में तो इन्होंने कोई नियम रहने ही नहीं दिया और मैं इन्हीं के साथ बंधी हूँ, लेकिन बच्चे को अब मैं ठीक समय पर खिलाती पिलाती हूँ, पहनाती ओढ़ाती हूँ और सुलाती जगाती हूँ। मम्मी अपने नाना जी का जिक्र किया करती थी, इनको तो वे उन जैसा नहीं बना सकी, पर मेरा नीलू ज़रूर उन जैसा बनेगा। अनिमा कहती है कल से तुम जिस तरह लगी हो और आज उठते ही तुमने जिस तरह सब प्रबंध किया है, उसे देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कभी सुस्ती का राज्य रहा है। अंजू को मरे 5 वर्ष हो गए, इसका पता भी नहीं चलता। तो ओमी कहती है कि जाने क्यों अन्नो मौसी, इस घर में आते ही मुझे लगा कि अगर मैंने सुबह उठकर ठीक 8 बजे नाश्ता न लगवाया तो अच्छा न होगा। मंदिर में जैसे पूजा का समय बंधा होता है और पुजारी चूक जाए तो दिन भर उसके मन में खटक रहती है, उसके अपराध बनाया है। इसी तरह मुझे भी लगा कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर न आया तो भारी अपराध हो जाएगा। अनिमा कहती है तभी तो मैंने कहा कि मुझे उन दिनों की याद आ गई जब मैं अंजू के होते यहाँ आई थी। तो ओमी उत्साह से कहती है कि मम्मी जी का सब काम घड़ी की बाकायदगी से होता था और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो भी होता रहा हो, इस घर में सब काम वैसे ही घड़ी की तरह। और सहसा उसकी दृष्टि सामने टंगी घड़ी पर जाती है और फिर वह कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखती है और कहती है अरे यह घड़ी तो बंद है। कल सारे कमरे की सफाई की, पर्दे, तख्तपोश, मेजपोश, गद्दी और तकियों के गिलाफ बदले, घड़ी साफ कराई, पर चाबी देना भूल गई। उठती है और कहती है अन्नो मौसी जरा मदद देना, इस घड़ी को चला दे, इसके टिक टिक के बिना कुछ भी ठीक न लगेगा। जरा इस मेज को वहाँ तक खिसकाने में मदद दो, मैं इस पर चढ़कर स्वयं घड़ी ठीक कर दूँ। अनिमा कहती है अरे नौकर को आवाज़ दो। ओमी कहती है अभी 1 मिनट में ठीक कर दूंगी अन्नो मौसी। घड़ी ठीक करने वाला नौकर तो इस घर में नया रखना पड़ेगा। अन्नो उठती है, दोनों मेज को दीवार तक खिसकाती है
मेज पोस अलग कर जूता उतार कर ओमी उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। कलाई की घड़ी देखकर समय मिलाती है। 8 बजने में कुछ ही मिनट हैं। घड़ी टिक टिक करने लगती है और ओमी चिल्लाती है। ओमी कहती है, घड़ी चलने लगी मौसी। जाने कब से इसे किसी ने चाबी नहीं दी। और फिर टेबल से उछल कर उतरती है। जूते पहनती हुई जाकर चिलमची में हाथ धो तौलिए से पोंछती है। फिर अन्नों की सहायता से मेज को ठीक जगह रख मेजपोश बिछा के दोबारा हाथ धोने को जा रही होती है कि उसकी दृष्टि सामने लगे कैलेंडर पे जाती है। ओमी, अरे यह कैलेंडर किसी ने उतारा नहीं। पास जाके महीने और साल पढ़ती है तो 1948। 5 बरस से लगा है। कैलेंडर उतार कर गोल करके उसे चिलमची स्टैंड के नीचे रखते हुए कहती है कि उसी महीने तो अचानक मम्मी का देहांत हो गया था। लगता है तभी से किसी ने कैलेंडर को उतारा नहीं यहाँ से। अनिमा कहती है कि तुम लोग तो खैर नौकरी से आए और चले गए, पर जीजा जी तो यहीं थे। जज बनने के बाद क्या इतने सुस्त हो गए? तो ओमी फिर चिलमची में हाथ धो तौलिए से पोंछती है और कहती है, नहीं, जज बनने की बात नहीं मौसी। दरअसल मम्मी के देहांत के बाद पापा को किसी बात का होश ही नहीं रहा। उनका तो जैसे अपने आप पर से अधिकार ही उठ गया। नौकरों ने जो रख दिया खा लिया, जो दे दिया पहन लिया। ये कमरे रोज साफ होते रहे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से पापा कभी इधर नहीं आए। अपने दफ्तर और उसके साथ के कमरों में खाते सोते और मित्रों से मिलते जुलते रहे। इधर की एक भी चीज़ उन्होंने बदलने नहीं दी। उठकर रसोई घर के दरवाजे के पास जाती है और कहती है, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। पापा का नाश्ता भी इधर रखो और उनसे आने को कह आओ। तो मुन्नी कहती है, जी मेम साहब, मैं अभी जाती हूँ। ओमी कहती है, और वह राधू नहीं गया? कहता उनसे जाकर कि समय से नाश्ता कर ले, फिर चाहे सारा दिन गप लगाते रहें। तो मुन्नी कहती है, गया हुआ है मेम साहब। वापस आते हुए ओमी फिर कहती है, आज पापा शायद इन 5 वर्षों में पहले दिन इधर नाश्ता करेंगे। फिर कुर्सी पे बैठते हुए कहती है कि मैं यहाँ रहती तो पापा को किसी तरह का कष्ट न होने देती। असल में उन्हें कभी आदत नहीं रही अपने आप को देखने की। उनकी हर ज़रूरत का ध्यान मम्मी रखती थी। बाथरूम में साबुन और तौलिया तक रखना वे नौकर पर न छोड़ती थी। हम यहाँ रहे नहीं। इनकी नौकरी ही ऐसी है कि 6 महीने इस शहर में तो साल भर उस शहर में। 5 साल की लगातार कोशिश और पापा की सिफारिश के बाद अब जाकर अपने शहर में नियुक्ति हुई है। तुमने तो देखा ही था मौसी, पापा कुछ बदलने ही न देते थे। पर मैंने कहा कि सब वैसे ही होगा जैसा मम्मी के समय में होता था। हर चीज़ घड़ी की बाकायदगी से चलेगी। इस घर की तो जैसे चूल्हे ही हिल गई हैं मौसी। यही मुन्नी है, कितनी देर से चिल्ला रही हूँ नाश्ता रखने को। कर तो जाती ऐसी देर मम्मी के समय में। फिर से बैठानी पड़ेगी चूल्हे इस घर की। मौसी, ओवरहाल करना पड़ेगा इस घर को। जरा सा हंसती है, फिर गले में घंटियां सी बज उठती हैं। अनिमा कहती है कि जीजा जी अपना रहन सहन बदल लिए हैं शायद। ओमी कहती है कि शायद नहीं मौसी, निश्चित रूप से। नौकरों पर जो कड़ाई मम्मी के ज़माने में थी वह नहीं रही, पर अपने आप पर कड़ाई पापा ने कहीं ज़्यादा बढ़ा दी है। मम्मी के मरने के बाद उन्होंने अपना जीवन बड़ा ही नियमित बना लिया है। और तो और उन्होंने शराब को मुंह तक लगाना छोड़ दिया है। तो अनिमा कहती है, जीजा जी तो लगभग रोज पीने लगे थे। तो ओमी कहती है, बरसों तक पीते रहे। पहले तो कभी पीते थे,
फिर रोज़ पीने लगे और यह घर नरक बनता चला गया। और यही बात तो मम्मी की बेवक्त मौत का कारण हुआ। तो अनिमा पूछती है, तो क्या अब बिल्कुल नहीं पीते? तो ओमी कहती है कि हाथ भी नहीं लगाते अब तो, बल्कि ये और इनके दोस्त भी उनकी आंख बचा कर पीते हैं। अनिमा अंजू की चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है कि तब तो अंजू की जीत हुई। ओमी कहती है धीमे स्वर में, हमने तो पापा को कभी पीते नहीं देखा मौसी। मम्मी के देहांत पर ही पता चला था कि रोज़ पीते थे और छिप कर पीते थे। सुनती हूँ पहले कभी हाथ भी न लगाते थे। मम्मी को पसंद ही नहीं था उनका पीना, फिर पीने लगे। एक बार बहुत पहले, मेरी शादी से भी 10-12 साल पहले, मामा श्रीपत आए थे। बड़े फक्कड़ पियक्कड़ और सैलानी। जाते जाते बहाना से पापा को साथ ले गए और जब पापा वापस आए तो नशे में धुत थे और उसी रात मम्मी को पहला दौरा पड़ा। तो हम देखते हैं ना कि वहाँ पे जब श्रीपत जाता है स्टेशन पे तो एक ले जाता है दिलकुशा होटल में। तो उसे छोड़ने के बहाने इसका पति भी जाता है अंजू का, तो वहीं पे ले जाके वो उसको शराब पिलाता है, अपना मौज मस्ती सब करते हैं और घर पे आता है पी के नशे में धुत। और अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं था पीना, तो इसको दिल का दौरा पड़ जाता है पहली बार। ठीक, तो उसी के बारे में बताया गया है, बता रही है ये। तो अनिमा कहती है, अपने आप से कहती है कि मैं उन दिनों यहीं थी। लेकिन ओमी उसकी बात नहीं सुनती। उठकर रसोई घर की ओर जाने लगती है कि मुन्नी नाश्ता लिए हुए आती है। युवा चंचल और चपल मुन्नी अब अधेड़ दिखाई देती है, लेकिन इस बात के अतिरिक्त उसके पहरावे में कोई अंतर नहीं। एकदम सफ़ेद धोती और ब्लाउज उसने पहन रखा है, बाल ढंग से बने हैं और माथे पर छोटी सी बिंदी है। मुन्नी ओमी के पास से गुजरते हुए कहती है कि यह नीलू बाबू का नाश्ता खिला आऊं तो इधर भी रखती हूँ। ओमी उसके साथ जाते हुए कहती है, उसे खिलाने की ज़रूरत नहीं, अब वह बड़ा हो गया है, अपने आप खा लेगा। तुम उसको नाश्ता देकर आओ और इधर नाश्ता रखो। जज साहब को कहलवाया नहीं आने को? मुन्नी कहती है नीलम के कमरे के निकट से, मेरा नाश्ता राधू के हाथ यही कमरे में भिजवा दो। मुन्नी कहती है कि नीलम कहते हैं कि मेरा नाश्ता राधू के हाथ यही कमरे में भिजवा दो। ओमी राधू के हाथ हंसती है और राधू में भी शक्ति है नाश्ता ले जाने की। अपना आप ही ले जाए वही बड़ी बात है। आया नहीं वह? तो मुन्नी कहती है कि आ ही रहा होगा मेम साहब, और चली जाती है। ओमी उसके पीछे पीछे दरवाजे में जा खड़ी होती है। ओमी कहती है, देखो तुम नीलम का नाश्ता रख कर जाओ और जज साहब का नाश्ता तैयार करो, मैं उनको नाश्ता देती हूँ, इतने में तुम इधर रख दो। नीलम से कहती है, देखो नीलम बेटे, अपना नाश्ता कर लो, मुन्नी को अभी तुम्हारे पापा और दादाजी का नाश्ता तैयार करना है। वापस अन्नों के पास आती है। नीचे लिखे संवाद में मुन्नी नीलम का नाश्ता रखकर चली जाती है। ओमी कहती है, देखा मौसी, कहकर भी पापा नहीं आए। दरअसल मम्मी की अचानक मृत्यु ने पापा के दिल पर बड़ा असर किया। उन्हें लगा जैसे वे ही उनकी मृत्यु का कारण थे। अनिमा कहती है, एक तरह से तो उनका ख्याल ठीक ही है, लेकिन सच पूछो तो अंजू स्वयं अपनी मृत्यु का कारण थी। तो ओमी कहती है, अब मैं क्या बताऊं मौसी, हम तो बरेली में थे। जब हमें तार मिला, यहाँ आकर यही मालूम हुआ
कि जब मम्मी को पहला दौरा पड़ा था तो पापा ने सौगंध खाई थी कि वे अब कभी न पिएंगे, पर उन सौगंधों के रहते भी वे पीने लगे। मम्मी के दौरे बढ़ते गए, नसें तो उनकी कमज़ोर थी ही, इसलिए हर बार उनका क्रोध दुगने वेग से उभरता और वे पागल सी हो जाती। पापा कुछ दिन छोड़ देते पर फिर पीने लगते। बरसों तक यही क्रम चला और एक बार तो लगा कि मम्मी सचमुच पागल हो जाएंगी, क्योंकि पापा पीते ही न थे, पीकर वे सब हरकतें भी करते थे जिनसे मम्मी को चिढ़ थी। फिर ऐसा हुआ कि पापा ने पीना बिल्कुल छोड़ दिया। मम्मी आश्वस्त हो गई। तभी कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि वे तो लगभग रोज़ पीते हैं। कचहरी ही में उन्होंने इसका प्रबंध कर रखा है। उसी दिन जब पापा घर आए तो सुनती हूँ कि मम्मी को ऐसा भयानक दौरा पड़ा कि फिर वे उससे नहीं उठी और उनका देहांत हो गया। तो अनिमा कहती है कि मैं उन दिनों यही थी और मैं सब जानती हूँ। ओमी कहती है, उस स्थिति में मम्मी की मृत्यु से पापा के दिल पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने फिर न घर न कचहरी, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। अपना जीवन नियमित बना लिया उन्होंने और एकदम सन्यासी से बन गए। मुन्नी रसोई की ओर दरवाजे से झांकते हुए कहती है, जज साहब का नाश्ता तैयार है मेम साहब। ओमी उठते हुए कहती है, मौसी तो मुन्नी से इधर नाश्ता रखवाना, मैं इतने में पापा को नाश्ता करा आऊँ। तेज तेज चली जाती है। कुछ क्षण बाद मुन्नी ट्रे लिए हुए खाने की मेज की ओर आती है और उसके पीछे पीछे नाश्ते की ट्रे लिए ओमी बैठक में से ही जज साहब अर्थात श्री इंद्र नारायण के कमरे की ओर जाती है। इसके पीछे पीछे राधु है। इन 20 वर्षों में वह और भी बूढ़ा हो गया है। गर्दन उसकी धीरे धीरे काँप रही है, एक हाथ भी काँप रहा है। राधु कहता है, बहू रानी यह मुझे दे दो, बहू रानी यह मुझे दे दो, तुम कष्ट ना करो, मैं ले जाऊंगा नाश्ता, मैं रोज़ ले जाता हूँ। ओमी कहती है, हाँ तुम रोज़ ले जाते हो, पर आज से मैं ले जाया करूँगी। जज साहब के दफ्तर में चली जाती है। राधु वहीं खोया सा खड़ा रहता है, कुछ खत बताता है और बेबसी से हाथ मलता सा कमरे के आगे टहलता है। तभी बाहर के दरवाजे से नीरज और नज़ीर बातें करते और ठहाका लगाते हुए प्रवेश करते हैं। नीरज हंसते हुए कहता है कि मैं इलाहाबाद में TRO था तो रोज़ दफ्तर में बीसियों अर्जियाँ आती थी। मेरी तो वहाँ ससुराल है, कुछ तो राय साहब मुझे दूसरी जगह रहने न देते, कुछ मैं भी कोशिश न करता। जो आदमी मुझे मकान के लिए तंग करता, मैं कहता कि भाई क्या करूं, मुझे खुद मकान नहीं मिला, अपने ससुराल में रहता हूं। एक सरदार जी बहुत बार आ चुके थे और मैं उन्हें अनजाने में कई बार यही जवाब दे चुका था। एक दिन जल कर कहने लगे पंजाबी स्वर में नकल उतारते हुए कि बादशाहो जी साड़ी भी ससुराल इत्थे होंदी तो हम भी आपको कभी तंग करने ना आउंदे। जोर से ठहाका लगाता है। नज़ीर उसके ठहाके में योग देते हैं। नीरज कहता है कि ऐसे बीसियों किस्से हैं, अब गर्जमंदों और ज़रूरतमंदों का ख्याल करें, उन दोस्तों का ख्याल करें जो समझते हैं कि हमें कान से पकड़कर हमसे सब काम करा सकते हैं। उन गांधी टोपियों का ख्याल करें जिन्हें पहनने वाले यह सोचते हैं कि उन्हें देखते ही TRO तो दूर कलेक्टर तक को अदब से खड़े हो जाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अपने ससुर को निकालकर उनके ससुर को उसमें जमा देना चाहिए। जोर से ठहाका लगाता है नीरज और कहता है कि मैंने इन सब खुदाई फौजदारों के तगादों का एक ही हल निकाल रखा है। उन सबके केस टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं, पर उनकी अर्जियां और सिफारिशें फाइलों के नीचे दबी रहती हैं और कभी समय पर नहीं मिलती। नज़ीर कहता है, और केस उनके टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं? तो नीरज कहता है, और केस उनके टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। दोनों अनायास ठहाका लगाते हैं। नीरज इन गांधी टोपी और उनकी सिफारिशों का इसके अतिरिक्त और कोई इलाज नहीं। नीरज कहता है
कि इन गांधी टोपियों वाले जो नेता हैं, इनकी सिफारिशों का इसके अतिरिक्त कोई इलाज नहीं है। तो नज़ीर कहता है कि तुम्हें यकीन ना आएगा, पिछले दिनों हमारे दफ्तर में 2 चपरासियों की जगह खाली हुई। एक चपरासी का नाम ऊपर से आया, किसी मंत्री के भतीजे के साले का साला या बहनोई या जाने क्या था। जब मैंने आनाकानी की तो डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम ने फ़ोन किया कि मंत्री महोदय ने खुद उसके नाम की सिफारिश की है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं स्टेशन डायरेक्टर न हुआ, घसियारा हो गया, जो एक चपरासी भी अपनी इच्छा से नहीं रख सकता, और एक वह जमाना था कि हम पीए तक सीधे भर्ती कर लेते थे। मैंने फ़ोन के जवाब में कह दिया कि बजट कट जाने और ऑल राउंड इकोनॉमी ड्राइव होने के कारण मैंने वो नौकरियां छांट दी हैं। जब तक बजट बहाल नहीं हो जाता, मैं कोई चपरासी नहीं रख सकता। बड़े साहब बहुत सिटपिटाए, पर उनका जूता उन्हीं के सिर। इकोनॉमी ड्राइव चल रही थी, वे खुद बचत करो का शोर मचा रहे थे। मेरे इस जवाब पर चूं तक न कर सके। आत्मसंतोष से हंसता है, नीरज भी उसकी हंसी में योग देता है, और ओमी जज साहब के कमरे से निकलती है। तो ओमी कहती है अब फिर हंसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। तो नीरज कहता है, हंसने से तो मेरी जान नाश्ते का कोई संबंध नहीं, हम नाश्ता करते हुए भी हंस सकते हैं। ओमी, जिसके माथे पे अपने पति के इस फक्कड़पन से तेवर पड़ जाते हैं, और कहती है कि कल आप कलेक्टर हो जाएंगे, पर बात आपको तब भी करनी ना आएगी। तो नीरज कहता है, कलेक्टर तो खैर मैं इस जन्म में नहीं होता, और हो भी जाऊं तो ओमी कहती है, बातें फिर कीजिएगा, चलिए नाश्ता कीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। चलिए नज़ीर भाई। तो नज़ीर कहता है, नहीं भाभी अब नहीं, हम तो फिर कभी आएंगे, फ्रिज में कुछ बियर की बोतलें रखा छोड़िएगा। तो ओमी कहती है, लेकिन पापा ने तो नज़ीर कहता है, वह हम जानते हैं भाभी, जज साहब जब सैर को जाएंगे तभी हम जमेंगे। अच्छा बाय बाय। हाथ को सिर तक उठाता हुआ चला जाता है नज़ीर नीरज का दोस्त है। तो नीरज कहता है, अरे भाई एक प्याला चाय तो। लेकिन नज़ीर बिना मुड़े इनकार में हाथ हिलाता चला जाता है। ओमी नीरज को साथ लिए खाना के कमरे में आते हुए कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि सबके सामने आप लोफरों की तरह ऐसे बातें न किया कीजिए। आप अब सिटी मजिस्ट्रेट हो गए हैं। तो नीरज कहता है कि सिटी मजिस्ट्रेट होकर क्या मैं आदमी नहीं रहा? तो ओमी कहती है, क्या आदमी का यही गुण है कि वह लोफर हो? जो सभ्य और शिष्ट हैं वे क्या आदमी नहीं? पापा जी। नीरज खाने की मेज के नीचे से कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए कहता है, तुम पापा की बेकार बात करती हो। पहली बात तो यह कि वे हाई कोर्ट के जज हैं, और जज और सिटी मजिस्ट्रेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। जज बड़ी सी बिग लगाए, लंबा समूह बनाए, ऊंची सी कुर्सी पर बैठा वकीलों के बयान सुनता और गहर गंभीर फैसले देता है। हाई कोर्ट के उस गंभीर वातावरण में जरा सी अशिष्टता या लोफरी की गुंजाइश ही कहाँ है। पर सिटी मजिस्ट्रेट को तो नगर भर के गुंडों, चोर बाजारियों, परमिट होल्डरों, सेठ साहूकारों और पुलिस वालों से काम पड़ता है। और कोई भला आदमी उन भले आदमियों के साथ कैसे निभा सकता है? क्यों मौसी? तो अनिमा कहती है कि मैं तो न कभी सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुई और न जज की। नीरज उठकर दोनों हाथ फैलाकर आदाब बजा लाते हुए कहता है कि सिटी मजिस्ट्रेट तो आपकी सेवा में प्रस्तुत है मौसी, और जज साहब को देखने के लिए आपको उस कमरे में पधारना होगा। ओमी कहती है, जो इस बीच में बराबर चाय बनाती रही है, प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है कि सारे मजिस्ट्रेट आप ही की तरह लोफर होते होंगे। तो नीरज कहता है, मेरे देखने में जितने आए हैं वे तो लगभग मेरे जैसे ही हैं।
बाकी दूध के धुले कहीं छिपे हों तो मैं नहीं कह सकता। हर पैसे की अपनी खूबी होती है मेरी जान। मेरा ख्याल है मजिस्ट्रेटी ऐसे ही आदमी को चाहती है। कोई भला आदमी सफल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो ही नहीं सकता। ओमी अपना प्याला बनाकर स्वयं भी बैठते हुए कहती है कि आप अपने आईने में दूसरों को मत देखिए। चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है। आपका ख्याल है कि नीलम बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा तो अशिष्ट, असभ्य और लोफर होगा? आप विश्वास रखिए, वह एक भला, दयानतदार, सभ्य, शिष्ट और विनम्र हाकिम होगा। मैं हमेशा इस बात की उसे शिक्षा देती हूँ, देख लीजिएगा। नीरज कहता है कि तब वह क्लर्क होगा, कलेक्टर नहीं, इसका तुम विश्वास रखो। तो ओमी कहती है क्लर्क? तो नीरज कहता है कि डिग्निफाइड यानी ऊंची किस्म का, शरीफ किस्म का क्लर्क, यही कोई सचिव अचीव। फिर मैं नीलम को कलेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता हूँ। ओमी कहती है कि नीलम में शक्ति भी है फुटबॉल या क्रिकेट खेलने की। क्रिकेट का कप्तान तो आपको बनना चाहिए था। नीरज जोश से उठते हुए कहता है, वाह वाह, क्या बात कही है तुमने मेरी जान। मैं तो बना ही था क्रिकेट का कप्तान होने के लिए। मामा जी ने कहा था, बेटे 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे डट के खेलो। निश्चय है तुम क्रिकेट के कप्तान बनोगे। पर मम्मी पीछे पड़ आई थी मुझे आईएएस बनाने के। 6 घंटे पढ़ना और 2 घंटे खेलना। मन क्रिकेट में, आंखें पढ़ाई में, और नतीजा तुम्हारे सामने है। न क्रिकेट का कप्तान बना और न आईएएस बना। तो ओमी कहती है कि कलेक्टर तो आप अब भी बन सकते हैं। तो नीरज कहता है कि हाँ बन सकता, वह शायद इस आज़ादी के कारण, जिनको पहले कोई 60 रुपए में भी न पूछता था, जिन वकीलों की 4 रुपए रोज की प्रैक्टिस न थी, वे आजकल माननीय मंत्री बने हुए हैं। फिर मेरे जैसे नायब तहसीलदार अगर कलेक्टर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मामा जी कहा करते थे कि जिस चीज़ पर मन हो वही करनी चाहिए। कलेक्टरी में मेरा मन कभी था ही नहीं। मैं सदा क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। ये अपने मामा जी को बहुत मानता है, उन्हीं के आदर्शों पे चलना चाहता था, उनकी बातों से बहुत प्रभावित था, जिसके कारण अंजू दीदी का प्रभाव इस पे न पड़ सका। तो ओमी कहती है, तो आप नीलम को क्यों कलेक्टर बनने से रोकते हैं? वह तो क्रिकेट का कप्तान नहीं आईएएस बनना चाहता है। तो नीरज कहता है कि आजकल आईसीएस नहीं आईएएस हो गया है। ओमी कहती है आईएएस? तो नीरज कहता है हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओमी कहती है आईएएस ही सही, वह आईएएस की परीक्षा देगा और अगर आप बीच में टांग न अड़ाएंगे तो निश्चय ही आईएएस होके रहेगा। नीरज कहता है उसके मन में बेकार ही तुमने यह ख्याल भर दिया है, जैसे आईएएस होना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ओमी कहती है नहीं, चरम लक्ष्य तो क्रिकेट का कप्तान बनना है। तो नीरज कहता है कलेक्टरी का क्रिकेट की कप्तानी से क्या मुकाबला। एक तरफ सीके नायडू, मर्चेंट हजारे, मन का दिया अमरनाथ को रख दो और दूसरे पलड़े में 10 कलेक्टर या कमिश्नर को रख दो। मैं कहता हूँ बराबर तुल जाएंगे। इस जिंदगी का उस जिंदगी से क्या मुकाबला। आज़ाद, खुली, हाथ पांव और दिमाग की कमाई। तो ओमी कहती है इसमें क्या हाथ पांव और दिमाग का काम नहीं? क्यों अन्नो मौसी? और फिर सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो नीरज कहता है कि है, लेकिन यहाँ वह स्वतंत्रता और विस्तार कहाँ। यहाँ तो पग पग पर झूठ, कपट, बददयांती, कूटनीति, षड्यंत्र, कुटिलता और कुंठा है।
सुरक्षा है, पर उस सुरक्षा का मोल बहुत बड़ा है। तो ओमी कहती है, पर आपको ऐसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, आप ना कीजिएगा ये सब। तो नीरज कहता है, अरे मेरी जान, मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटे से बचाए रखूं, यह कैसे संभव है। तो ओमी कहती है, कमल क्या कीचड़ में नहीं रहता? मैं अपनी नीलम को इस सारे कीचड़ में कमल सा रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना सिखाऊंगी। तो नीरज हंसने लगता है और कहता है, तुम लाख सिखाओ, इस दुष्चक्र में फंसा तो उसे अनायास यह सब करना पड़ेगा, नहीं तो वह किसी प्रांत या केंद्र की सरकार के बड़े दफ्तर में फाइलों के साथ माथा फोड़ेगा। जिस अधिकार और हुक्मरानी के सपने तुम ले रही हो, वह सब इसी छल कपट और षड्यंत्र के कीचड़ पर टिकी है। मैं तो आज भी यह सब छोड़कर क्रिकेट का कप्तान बनना पसंद करूं। तो ओमी कहती है, तो छोड़ दीजिए ना और बन जाइए क्रिकेट का कप्तान, कौन रोका है आपको। और अन्नों के लिए चाय का दूसरा प्याला बनाती है। अन्नों मुस्कुराती हुई उनकी बहस सुनती रहती है। तो नीरज कहता है कि लेकिन क्रिकेट का कप्तान बनने के लिए जिस अभ्यास और साधना की ज़रूरत है वह कहाँ से आए। उम्र का बेहतरीन हिस्सा तो मैंने इस झूठी हुक्मरानी के सपने देखने में बिता दिया। लोगों के दिलों पर जिसका शासन हो, क्रिकेट की उस कप्तानी के लिए शुरू ही से डटकर 6 घंटे खेलना जरूरी था। मामा जी श्रीपद कहा करते थे, 6 घंटे खेलो और 2 घंटे पढ़ो। तो ओमी चिढ़ जाती है, चिढ़ के कहती है, मम्मी जी कहा करती थी कि श्रीपद मामा ब्रेक हैं ब्रेक। इस घर की आराम से चलती गाड़ी को उन्होंने एक ही बार में आकर ब्रेक लगा दी। तो नीरज कहता है, और मैं कहता हूँ कि मम्मी स्वयं ब्रेक थी। जब तक वे जिंदा रहीं, उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे आज़ादी से फूलने फलने नहीं दिया, और जब मर गई तो भी ब्रेक लगाती गई। तो ओमी कहती है कि अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अन्नू मौसी क्या कहेंगी? तो नीरज कहता है, कहेंगी क्या, मौसी ये बात नहीं जानती है। रही शर्म की बात, तो मैं कोई झूठी बात नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा ख्याल है पापा क्या अपना जीवन जीते हैं? तुम और नीलम क्या अपना जीवन जीते हो? और मैं भी क्या अपना जीवन जीता हूँ? हम सब वही जीवन जी रहे हैं जो मम्मी चाहती थी कि हम जिए, या मम्मी के नाना चाहते थे कि ये दुनिया जिए। मतलब वो कह रहा है कि मरने के बाद भी हम सब उसी के हिसाब से जी रहे हैं। उसका इतना प्रभाव पड़ा है हम लोगों पे, ना जिंदा रही तब हम लोगों को अपने हिसाब से जीने दी, और ना मरने के बाद अपने हिसाब से जीने दी। तो ओमी कहती है, तो नाना जी क्या बुरा चाहते थे? समय से उठना बैठना, खाना पीना, अपने सारे काम समय से करना और नियम से ज़िंदगी जीना क्या बुरा है? क्रिकेट के कप्तान क्या आप यूं ही बन जाएंगे बिना किसी नियम से जिए? क्रिकेट के कप्तान तो क्या, अच्छे खिलाड़ी भी आप बन पाते या नहीं। पर मम्मी जो आपको बने देखना चाहती थी, उसके रास्ते पे तो उन्होंने लगा दिया, और आप अगर बहक न गए तो कलेक्टर या कमिश्नर होकर ही रिटायर होंगे। नीरज निर्निमेष अपनी पत्नी की ओर देखता है। उसके चुप होते ही जोर से ठहाका लगाता है। बैठक में बाहर के दरवाजे से श्रीपद प्रवेश करता है। कुछ क्षण वहीं खड़ा सुन गुन लेता है, फिर नीचे के संवाद में खाने के कमरे की ओर आता है। अब यहाँ पे फिर श्रीपद का एंट्री हो चुकी है नाटक में। वहाँ गया था, अब यहाँ पे वो आया है 20 साल बाद। तो नीरज कहता है, मामा श्रीपद मम्मी से कहा करते थे कि तुम्हें सेना में कोई छोटी मोटी कैप्टन या लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। उस समय तो सेना में स्त्रियां ली न जाती थी, पर अब ले ली जाती हैं, और मैं कहता हूँ ओमी कि तुम्हें सच में सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। तो ओमी चिढ़ के कहती है फिर, मामा श्रीपद ब्रेक थे ब्रेक। तब तक श्रीपद आता है और कहता है, मामा श्रीपद राय पधारते हैं।
ओमी के होठों से कुछ अजीब आश्चर्य तथा लज्जा मिश्रित ओ निकलती है और नीरज कुर्सी से उछलता है और अपने मामा को देख के खूब खुश होता है। कहता है, मामा जी। श्रीपत उसे बाहों में भरते हुए लिपट जाता है। कहता है, कहो बेटे, कैसे हो? नीरज श्रीपत में को अपनी बाहों में भींचते हुए कहता है, आपकी दुआ है मामा जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? तो श्रीपत कहता है कि बम्बई से आ रहा हूँ और कलकत्ता जा रहा हूँ। सोचा रास्ते में तुम लोगों से मिलते जाऊं। सदियाँ गुजर गई तुम्हें देखे। और तो सब अच्छे हैं? तो नीरज कहता है, जी मामा जी। श्रीपत कहता है, जीजा जी कैसे हैं? तो नीरज कहता है, चल रहे हैं मामा जी। श्रीपत कहता है, सुना था हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। तो नीरज कहता है, जी मामा जी, हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। नीरज कहता है कि मम्मी कहा करती थी नहीं। तो नीरज कहता है, जी मामा जी। तो श्रीपत कहता है कि यह तुम हर बात के साथ मामा जी क्यों करते हो? तो नीरज कहता है, मम्मी कहा करती थी कि बड़ों के साथ। तो श्रीपत कहता है, अदब के साथ बात करनी चाहिए। और दोनों एक साथ ठहाका लगाते हैं और एक दूसरे को आलिंगन से भींच लेते हैं। ओमी नीरज से कहती है, अब छोड़िए मामा जी को, इन्हें हाथ मुंह धोने दीजिए। पर्दे के पास जाकर नौकरानी को आवाज़ देती है। कहती है, मुन्नी। मुन्नी कहती है, जी मेम साहब। ओमी कहती है, बाथरूम में नया तैलिया और साबुन रख दो, मामा जी नहाएंगे। तो श्रीपत जोर से ठहाका लगाता है, खूब हंसता है। कहता है श्रीपत, तो लगता है कि अंजू दीदी इस घर में अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है। तुम ठीक कहते थे नीरज, अपनी पत्नी को तुम्हें सेना में भर्ती करा देना चाहिए। ओमी की ओर मुड़ के कहता है, अरे भाई, पहले देख तो लो मुझे, क्या मैं तुम्हें गंदा दिखता हूँ? क्या नहीं लगता कि अभी नहाकर चला आ रहा हूँ? तो नीरज कहता कि हाँ, देखो क्या मामा जी गंदे लगते हैं? अनिमा कहती है कि आप नहा कहाँ आए? आप तो चाय के पहले कभी नहाते न थे। अनिमा कहती है। तो श्रीपत कहता है, अरे भाई, ध्यान से अन्नों को देखता है। कहता है, क्या ये अन्नो है? माफ़ करना, मैं पहचान नहीं पाया। एक युग के बाद देखा है तुम्हें। याद रह गई तुम्हें चाय से पहले मेरे न नहाने की बात। 20 बरस हो गए जब मैं यहाँ आया था। तो अनिमा कहती है कि मुझे उस मुलाकात की एक एक बात याद है। तो श्रीपत कहता है कि तुम असल में मुझे नहीं जानती। किसी बात को सनक की हद तक ले जाने में मेरा जरा भी विश्वास नहीं। जब मैंने देखा कि मेरी वह आदत सनक बन रही है तो मैंने उसे छोड़ दिया। और ओमी से कहता है कि तुम चाय का एक गरम गरम प्याला बनाओ बेटी। ओमी लज्जारूढ़ मुख लिए हुए चाय बनाने लगती है। अनिमा कहती है कि चाय तो आप अपने हाथ से ही बनाकर पीते थे। तो श्रीपत कहता है कि उस सनक को भी मैंने छोड़ दिया। दूध और चीनी दोनों एक एक चम्मच डालना ओमी बेटा। तो ओमी चीनी और दूध डालकर प्याला श्रीपत को देती है। नीरज अपना प्याला बढ़ाते हुए कहता है, एक प्याला मेरे लिए भी बनाओ ओमी, जरा मामा जी का साथ दिया जाए। आप भी लीजिए एक प्याला और मौसी। अनिमा कहती है, अच्छा, मैं भी लेती हूँ। श्रीपत से मुस्कुराते हुए कहती है, तो आपने उस सनक को भी छोड़ दिया? श्रीपत चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, किस सनक को अनिमा? अनिमा हंसते हुए कहती है, अकेले रहने की सनक को। यहीं जब बहुत पहले हम मिले थे तो आपने कहा था कि मैं शादी के सपने ही लेता हूँ, शादी कभी नहीं करता। तो श्रीपत कहता है हंस के कि हाँ, मैंने वो भी सनक छोड़ दी। तो नीरज कहता है, तभी मामा जी आप इतने साफ सुथरे और सभ्य दिखाई देते हैं। आखिर मम्मी की बातों का हुआ ना असर आप पर भी?
श्रीपत कहता है, नहीं भाई, वह बात नहीं। अंजू दीदी का तो मुझ पर क्या असर होता, बात कुछ और ही है। चाय पीता है। नीरज साक्षात उत्सुकता से पूछता है, क्या बात है वह? श्रीपत कहता है कि कुछ बरस पहले बम्बई की फिल्मी दुनिया में एक औरत से भेंट हुई, जिसे मैंने बिल्कुल अपने जैसा पाया। कोई फैड नहीं, कोई सनक नहीं, किसी रीति रिवाज के प्रति आग्रह नहीं। लगा कि अब अकेले ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं और हम इकट्ठे रहने लगे। पर तब लगा कि हम स्वयं सनकी हुए जा रहे हैं, जानबूझकर हर रस्म रिवाज तौर तरीके को तोड़ रहे हैं। वे देवी जी तो मुझसे भी 4 कदम आगे थी। हम ही जो सनक की हंसी उड़ाया करते थे और फकड़पने को ज़िंदगी का चरम ध्येय समझते थे, अपने मित्रों में अच्छे खासे सनकी प्रसिद्ध हो गए। तो ये सब सुन के नीरज फिर ज़ोर से ठहाका लगाता है। तो श्रीपत कहता है, और फिर वही बातें जो अपने में अच्छी लगती थीं, उन देवी जी में खासी बेतुकी लगने लगी। तब मैंने झट आदत बदल डाली। सुबह उठकर सैर को जाने लगा, रोज़ नहाने लगा, अच्छे कपड़े अच्छे ढंग से पहनने और लगभग वह सब करने लगा जो अंजू दीदी किया करती थी। तकलीफ़ तो बहुत हुई इतने दिनों की आदत बदलने में, लेकिन प्रबल हठ के साथ नई आदत डाली। एक दिन जब शाम को वापस घर आया तो क्या देखता हूँ कि घर आईने की तरह साफ है, ऐसा कि अंजू दीदी ने कभी साफ न किया होगा। मैं हैरान हो गया कि हे भगवान, क्या माजरा है। देवी जी से भेंट हुई तो पता चला कि वे तो मेरी प्रसन्नता के लिए वैसे फक्कड़ बनी थी, नहीं उन्हें तो सब गंदगी से सख्त नफरत है। बस अन्नो, वह दिन और आज का दिन उन देवी जी के घर से निकला हूँ तो फिर उधर को मुँह नहीं किया। नीरज जोर से हंसता है। तो ये बताता है इसकी एक मुलाकात होती है लड़की से, तो वो लड़की इसके जैसे नहीं होती है पर वो इससे प्रेम करती होगी, तो वो भी इसकी आदतों को अपनाती है ताकि साथ में रह सके। तो जब ये अच्छी आदतों को अपनाने लगता है, सुधार आता है इसमें, तो फिर अपना असली रूप दिखाती है कि मुझे भी ये सब पसंद नहीं था, गंदगी बिना आदत के रहना, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए रहती थी। तो जब इसे पता चलता है तो ये फिर उसे छोड़ के आ जाता है। तो अनिमा कहती है कि उन श्रीमती जी का भी कुछ ख्याल किया? तो श्रीपत कहता है कि शुक्र है कि अभी शादी न हुई थी, कोर्टशिप ही चल रही थी। शादी हो गई होती तो न जाने क्या दुर्गत होती। अपने को दूसरे के अनुकूल बनाने के बदले अपने जैसा ही कोई दूसरा ढूंढ लिया होगा उसने। अनिमा कहती है, आप भी खूब आदमी हैं। तो श्रीपत कहता है कि अरे अन्नो, मेरे सामने तो अंजू दीदी और जीजा जी की घरेलू जिंदगी घूम गई और कसम भगवान की मैं सिर पर पांव रखकर भागा। अच्छा भला काम चला गया था बम्बई में, पर मैंने उसका मोह छोड़ा और कलकत्ता जाकर ही दम लिया। तो नीरज कहता है, लेकिन जब आपने आदत बदल ही डाली थी तो श्रीपत कहता है कि आदत तो बदल डाली थी, पर मेरी उस गंदगी और फकड़पने का जिक्र करते हुए उन देवी जी ने कुछ ऐसा मुंह बनाया और उनकी आंखों में घृणा का कुछ ऐसा भाव दिखाई दिया कि मेरी तो रीढ़ की हड्डी तक ठंडक की लहर दौड़ गई। मैं जान गया कि उनकी वह सफाई कहाँ जाकर ख़त्म होगी। नीरज फिर जोर से ठहाका लगाता है। ओमी कहती है कि आप मम्मी के सफाई की स्वभाव की हंसी उड़ाते हैं, पर आप स्वयं मानते हैं कि वही गंदगी आपको दूसरों में बुरी लगती थी। तो श्रीपत कहता है कि मैं सफाई की हंसी नहीं उड़ाता, पर यह सफाई जहाँ जाकर ख़त्म होती है उस सनक से मैं डरता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, सफाई करना ठीक है, नियम से चलना ठीक है, लेकिन अब एकदम सनकी नहीं हो जाना है किसी चीज़ के लिए कि नहीं 8 ही बजे नाश्ता चाहिए तो चाहिए, बिना नहाए चाय नहीं पीना है। ये सब सनक होती है जो अंजू के अंदर थी। तो ये सनक से डरता था श्रीपत कि मैं सब सनक से डरता हूँ। हर चीज़ की एक हद होती है और जब हद पार होने लगता है तो वो सनक हो जाती है। तो ओमी कहती है कि बिना सनक के कभी सफाई रह ही नहीं सकती है मामा जी।
ज़रा ढील दीजिए, सफाई खत्म। अच्छी आदत के लिए कष्ट तो झेलना ही पड़ता है। मम्मी जी कहा करती थी कि घर इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि उससे सफाई की गंध आए। जिनकी नाक को इस गंध की आदत है वे गंदगी कैसे सहन कर सकते हैं। आप कुछ दिन उन श्रीमती जी के साथ रहते तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाती। तो श्रीपत ये सब बातें सुन के हंसने लगता है और कहता है कि तुम अंजू का ही दूसरा रूप हो, पर भाई हम उस गंध से वंचित ही भले। ऐसी सफाई भी क्या जो जी का जंजाल बन जाए और पाँव खाने की मेज पर रख लेता है। ओमी कहती है, कोने में पड़ी एक तिपाई उसके आगे रख देती है, पाँव आप इस पर टिका लीजिए। तो उसी पर ठहाका मार देता है और कहता है कि मैंने गलत नहीं कहा, तुम तो अंजू दीदी से भी एक कदम आगे हो। तुम्हें किसी अस्पताल की मेट्रन होना चाहिए। तो ओमी कहती है, इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद मामा जी। श्रीपत और नीरज दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं और तभी एक चपरासी आता है। चपरासी पर्दे के बाहर बैठक से कहता है, जय हिंद सरकार। श्रीपत उठकर जज साहब के कमरे में जाता है और नीरज बैठक में आता है। नीरज कहता है, क्या बात है? चपरासी कहता है, परेड के शरणार्थी कैंप में दंगा हो गया है। बड़े साहब ने आपको अभी वहां जाने के लिए कहा है। तो नीरज कहता है, लो यह दिन भी आ गया और मैं नीलम को क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनियाँ सुनाना चाहता था। तो चपरासी से कहता है, चलो ठीक है, साहब से बोल देना हम अभी वहाँ जा रहे हैं। फिर चपरासी चला जाता है। ओमी उसके पीछे आते हुए कहती है कि क्रिकेट खिलाकर आप उसे बिगाड़ देंगे। मैंने कई बार कहा है कि उसके पढ़ने के समय आप क्रिकेट न ले बैठा कीजिए। तो नीरज कहता है, मैंने आज ही उसके लिए नया बैट और विकेटें मंगाई हैं। तो ओमी कहती है कि बैट विकेटें लेकर वह क्या करेगा, उसे शौक भी है खेलने का। तो नीरज कहता है कि शौक उसे हो अगर तुम उसे डराती न रहो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं उसका IAS वाईएएस बनना पसंद नहीं करता। वह गेंदबाज बनेगा, बल्लेबाज बनेगा, क्रिकेट का कप्तान बनेगा। जब वह देश विदेश में अपने नाम का डंका बजा कर आएगा तो तुम खुशी से फूली न समाओगी, मुझे धन्यवाद दोगी कि मैंने उसे क्रिकेट खेलना सिखाया। और ये कहा कि फिर वो अपने चलने को तैयार हो जाता है। ओमी उसके पीछे जाती है और कहती है, चले कहाँ? नाश्ता तो पूरा करते जाइए, फिर जाने कब आते हैं वहाँ से। तो नीरज कहता है, कर तो लिया नाश्ता। ओमी कहती है, कर लिया, दलिए को तो हाथ तक नहीं लगाया। चलिए पूरा नाश्ता कीजिए, फिर चाहे सारा दिन शरणार्थियों के साथ जाकर माथा फोड़िएगा, लेकिन पूरा खाना समाप्त करिए। नीरज वापस आकर जल्दी जल्दी दलिए के कुछ चम्मचे प्लेट में डालकर खाता है और श्रीपत जज साहब के कमरे से तेज तेज आता है। श्रीपत कहता है कि जीजा जी तो सैर को चले गए। मैंने सोचा था उनके साथ बैठकर चाय का एक प्याला पिएंगे और गप लगाएंगे। कुर्सी पर बैठ जाता है और इस बार टांगे मेज की दूसरी ओर रख लेता है। ओमी कहती है, वही तिपाई उसके पीछे से घुमाकर दूसरी ओर रखते हुए कहती है, पापा चाय पी चुके हैं और नाश्ता कर चुके हैं। तिपाई को देखकर श्रीपत अचकचा कर पैर नीचे करके उठता है। ओमी मुस्कुराते हुए और अपनी बात खत्म करते हुए तिपाई रख देती है। श्रीपत कहता है, तुम्हें तो बेटी सचमुच किसी बड़े सरकारी अस्पताल में मेट्रन नहीं चीफ मेट्रन हो जाना चाहिए। और हंसते हुए बैठता है और पाँव तिपाई पर रख देता है। तब तक नीरज दलिया ख़त्म कर प्याले से, जो ओमी ने इस बीच में बना दिया है, 2-1 घूंट भर के उसे रखते हुए कहता है, अच्छा मामा जी तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं शरणार्थी कैंप जा रहा हूँ, वहाँ शायद दंगा हो गया है। आप आज तो हैं, शाम को मिलेंगे। चल देता है यह कहके।
ओमी उसके पीछे जाते हुए कहती है, आप कपड़े तो बदलते जाइए, इन्हीं कपड़ों में क्या बाहर चले जाएंगे। तो नीरज कहता है, अरे क्या है इन कपड़ों में। ओमी कहती है, नहीं नहीं, सूट पहन कर जाइए, निकर कमीज में तो आप लोफर लगते हैं, अफसर नहीं लगते। दोनों बैठक से निकल जाते हैं। श्रीपद एक ठहाका लगाता है। श्रीपद कहता है, अंजू दीदी की दाद देता हूँ भाई कि ऐन मैन अपनी मूर्ति छोड़ गई है। पलट के कहता है, कहो अन्नो, मेरी ही तरह रही या किसी मोटे पक्के खूंटे से बध गई हो। हंसता है और कहता है कि शकल से तो जरा भी नहीं लगता कि बधी हो। अनिमा कहती है, 20 बरस पहले जो आप सिखा गए कि शादी के सपने में ही मज़ा है, सो अभी तक सपने ही देख रही हूँ। आपने तो बातों में कुछ खाया ही नहीं, एक आधा टोस्ट या 2-4 चम्मच दलिया लीजिए ना। श्रीपद कहता है कि यह मालूम होता है कि अंजू के बाद भी इस घर में ठीक 8 बजे नाश्ता बन जाता है तो खा कर न आता, पर अब तो अनिमा कहती है, तो भी एक गर्म प्याला चाय तो लीजिए। उठती है और जाके पर्दे के पीछे अनिमा नौकरानी को आवाज़ देती है, कहती है, मुन्नी। मुन्नी दरवाजे में झांकती है, कहती है, जी मौसी जी। अनिमा कहती है, गरम पानी तो रखा है ना। तो मुन्नी कहती है, जी मौसी जी। अनिमा कहती है, 2 कप गरम गरम चाय और ला। तो मुन्नी कहती है, जी अच्छा। आकर केतली उठाकर ले जाती है। अन्नो अपनी जगह बैठ जाती है और एक टोस्ट पर मक्खन लगाती है। अनिमा कहती है कि 20 साल बाद आज भेंट हुई है आपसे, और मेरा ख्याल था कि कभी न होगी, पर 20 साल बाद हो गई। श्रीपद कहता है, मैं घुमक्कड़ आदमी अन्नो, कभी एक जगह टिक कर नहीं रहा। तो अनिमा कहती है, अंजू की मृत्यु के दिन मैं यहीं थी, ख्याल था कि आप शायद आएंगे। आपके तमाम पतों पर तार भेजे गए, पर उनका उत्तर 1.5-2 महीने बाद फ्रांस से आया। तो श्रीपद कहता है कि यूरोप की सैर का शौक था, जमींदारी ख़त्म करना कांग्रेस के उद्देश्य का एक हिस्सा था, सो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊं। तो अनिमा कहती है, मैं भी यूरोप गई थी। श्रीपद कहता है, सच? तो अनिमा कहती है, हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ गई आप वहाँ से पहले ही जा चुके थे। तो श्रीपद कहता है कि मुझे पता होता कि तुम मुझे छूने की कोशिश में हो तो मैं रुक जाता और तुम्हें पकड़ाई दे जाता। तो अनिमा लज्जारूढ़ होकर कहती है, नहीं, छूने की बात नहीं, पर सोचती थी शायद कहीं अचानक मिल जाएं। श्रीपद रोमानी अंदाज में कहता है, जैसे 20 वर्ष पहले और आज इसी कमरे में, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर सहसा श्रीपद हंस देता है और मुन्नी टी पाट लेते हुए आती है। श्रीपद कहता है, कहो मुन्नी, कैसी हो? मुन्नी कहती है लजा के, आपकी कृपा है सरकार। तो श्रीपद कहता है, सो यही हो? मुन्नी कहती है, जी सरकार। श्रीपद कहता है, अभी भरा नहीं मन यहाँ से? चलो तुम्हें कुछ बाहर की दुनिया भी दिखा लाएं। तो मुन्नी कहती है, मालकिन सौंप गई हैं यह सब हमें सरकार, मालिक और उनके बच्चों की सेवा में प्राण निकले, अब तो यही मानते हैं सरकार। और यह कह के चली जाती है। श्रीपद अंजू के चित्र की ओर देखता है और कहता है, श्रीपद, मान गए भाई अंजू दीदी तुम्हारे जादू को। ओमी आती है। ओमी कहती है, मामा जी, वह बिस्तर और सूटकेस आप ही का था ना, बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर? तो श्रीपद कहता है, हाँ। ओमी कहती है, आपने चपरासी से कह क्यों नहीं दिया कि बिस्तर और सूटकेस उठा दे? तो श्रीपद कहता है, राधु को मैंने आवाज़ दी, फिर सोचा कि वह शायद राधु यहाँ नहीं है।
तो ओमी कहती है अटैची और बिस्तर आपका गेस्ट रूम में पहुंचा दिया है। बिस्तर की चादरें मैली थी, धोबी को भिजवा दिया है, नाइट सूट भी भिजवा दिया है, लेकिन पलंग पर बिस्तर आपको नया धुला मिलेगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो राधु से कह दीजिएगा, उसकी ड्यूटी लगा दूंगी। जैसे आई थी चली जाती है और फिर बैठक से मुड़ती है। ओमी कहती है नाश्ता हो गया मौसी? तो ज़रा मेरे कमरे में आओ, खन्ना के यहाँ से आदमी कुछ साड़ियाँ लाया हैं, चुनने में तनिक मदद करो। अनिमा कहती है अभी आती हूँ। श्रीपत कहता है और मैं आज ही जाने की सोच रहा था। अनिमा कहती है आज ही क्यों? श्रीपत कहता है लगता है मैं यहाँ रहा तो फिर पहले जैसा फक्कड़ हो जाऊँगा। अनिमा कहती है क्यों? श्रीपत कहता है इस सब में मेरा जी उलझता है। अनिमा कहती है अरमान भरे स्वर में कि पहले भी जब आए थे तो कुछ ही घंटों में चले गए थे, अब आए हैं तो अब भी जाने की ही सोच रहे हैं। श्रीपत हंस के कहता है कि बहिया में ज़िंदगी की बहे जा रहे हैं हम, मुड़ने की बात दूर है, रुकने का बस नहीं। जरा जीजा जी से मिलना चाहता हूँ, पर देखता हूँ कि उनका कमरा किसी सन्यासी का कमरा दिखाई देता है, कुछ ऐसा भय का आभास मिलता है वहाँ। अनिमा कहती है सन्यासियों में और उनमें कोई अंतर नहीं। तो श्रीपत कहता है पर वे तो सन्यासी नहीं थे। अनिमा कहती है अंजू की मौत ने उन्हें सन्यासी बना दिया। अब वे न सिगरेट पीते हैं न शराब, समय से उठते हैं, समय पर नाश्ता लेते हैं, समय पे सैर को जाते हैं, सोने जागने पढ़ने लिखने हाई कोर्ट घर और सैर और संध्या बंदन उनके समय का पल पल बंधा है। अपने कमरे के अतिरिक्त घर के किसी हिस्से में वे नहीं जाते, इधर तो महीनों नहीं झांकते। तो श्रीपत कहता है चकित होके पर क्यों, क्या यह जज बनने का असर है? अनिमा कहती है नहीं, ये अंजू की मौत का असर है। अब वे सब कुछ उसी तरह करते हैं जैसे अंजू आज भी जीती है। श्रीपत कहता है अंजू की मौत का इससे क्या संबंध? अनिमा कहती है न वे उतने शराब पीते न अंजू जहर खाती। तो श्रीपत कहता है तो क्या अंजू ने जहर खा लिया था? मैंने तो सुना था कि बेहोशी में उसके प्राण निकल गए। तो अनिमा अचानक जबान को दांतों में लेती है और कहती है हाय मेरे मुंह से क्या निकल गया। कहती है अनुनय के स्वर में पर किसी से कहिएगा नहीं, मेरे सिवा किसी को भी इस बात का पता नहीं। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। श्रीपत कहता है आत्महत्या? अनिमा धीमे स्वर में कहती है बात यह है कि जीजाजी पीने लगे थे। बरसों पहले जब आए थे और वे आपको स्टेशन पर छोड़कर लौटे थे तो नशे में धुत थे। तो श्रीपत हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ। तो अनिमा कहती है उस रात ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और अंजू को पहला दौरा पड़ा था। फिर इधर जीजाजी का मद्यपता बढ़ती गई और उधर अंजू के दौरे। श्रीपत कहता है मुझे मालूम है। तो अनिमा कहती है उन्हीं दौरों के डर से वे छिप के कचहरी में ही पीने लगे थे, पर अंजू को इस बात का पता न था। एक दिन जब एक दौरों में अंजू की जान परा बनी तो जीजाजी ने घोषणा की वे कभी शराब न पिएंगे। बोतलें गिलास जग सब तोड़ दिए और कभी शराब को न छूने का प्रण किया। अंजू आश्वस्त भी हो गई और स्वस्थ भी हो गई, पर तभी अचानक एक दिन उसे पता चला कि शराब तो उन्होंने एक दिन को भी न छोड़ी थी, रोज़ पीते थे। कचहरी ही में उसका प्रबंध कर रखा था उन्होंने। उस दिन घर में जो भयानक झगड़ा हुआ उसकी याद से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात अंजू को बड़े जोरों का दौरा पड़ा। जब डॉक्टर दवाई दे गया और लगा कि उसे आराम है तो उसके मन की उद्भ्रांत दशा में जहर खा लिया। उसके तकिए के नीचे से 2 चिट्ठियाँ निकली, एक जीजाजी के नाम, दूसरी मेरे नाम। जीजाजी को उसने लिखा था
कि मैं मर रही हूँ। आप अब शौक़ से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने नहीं आऊँगी। मैं ही आपके रास्ते का काँटा थी। आशा है अब आपका जीवन निष्कंटक बीतेगा। तो श्रीपत कहता है, मारबीड? अंजू दीदी सख्त मारबीड थी। अनिमा कहती है, मेरे नाम चिट्ठी में उसने लिखा था कि एक बार की लगी यह छूटती नहीं। इन 10-15 वर्षों में ज़िंदगी नरक बन गई है। शराबी पति के साथ ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारना मेरे लिए असंभव है। मैं जहर खा रही हूँ अनिमा। रोज़ की कलह से उन्हें और मुझे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। पर तुम किसी से यह न कहना। मेरा शरीर चिड़ा फाड़ा जाए, मुझे पसंद नहीं। घोषणा कर देना कि फिट ही में अंजू की जान निकल गई, और अपने जीजा जी को शर्म दिलाना कि देखिए आपकी शराब बनोशी का क्या दुष्परिणाम निकला। और मैंने जीजा जी को शर्म दिलाने में अंजू की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। लेकिन इस घटना का मुझ पर ऐसा असर पड़ा कि मैं यहाँ से जाने के बाद यूरोप के दौरे पर निकल गई। श्रीपत कहता है, अंजू मारबीड थी, मारबीड और जालिम। खुद मरी और जीजा जी को भी मार गई। ओमी कहती है, बैठक में क्षण भर को आवाज़ देती है, कहती है, मौसी ज़रा इधर आना। अनिमा कहती है, आई। ओमी गायब हो जाती है। अन्नू भी उसके पीछे चली जाती है। श्रीपत पाँव फिर मेज पर रख लेता है और गुनगुनाता है। श्रीपत कहता है, यह दस्तूरे जुबाबंदी है कैसे तेरी महफिल में। यह तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अपने कमरे से नीलम निकलता है। पतला दुबरा गोरा चिट्ठा बालक, माथे पर बालों की लट बेपरवाही से बिखरी हैं, हाथ में कलम है। नीलम कहता है, मामा जी मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। श्रीपत अचकचा कर टांगे नीचे करते हुए कहता है, तुम कौन हो मियाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तो नीलम कहता है, मेरा नाम नीलम है और मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब का लड़का हूँ। श्रीपत कहता है, नीरज का? हंसते हुए उठकर उसे बाहों में उठा लेता है, कहता है, तो बेटे मैं तुम्हारा मामा नहीं दादा हूँ। तुम क्या कर रहे थे जो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? तो नीलम कहता है, मैं पढ़ रहा था दादाजी। श्रीपत कहता है, पढ़कर क्या बनोगे? तो नीलम कहता है, मम्मी कहती है कमिश्नर, पापा कहते हैं क्रिकेट का कप्तान। श्रीपत कहता है, तुम खुद क्या बनना चाहते हो? नीलम कहता है, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। तो श्रीपत ठहाका लगाता है और कहता है, तुम पढ़ रहे थे या कविता कर रहे थे? तो नीलम कहता है कि कविता कर रहा था। श्रीपत कहता है, सुनाओ तो कविता। श्रीपत उसे मेज पर खड़ा कर देता है और नीलम कविता सुनाता है। क्या सुनाता है? कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली, लंबी बुलबुल को सुंदर गान मिले। तो श्रीपत कहता है, तुम्हें क्या मिला? तो नीलम कहता है, मुझको कविता करना आया, कवि का दिल कवि के प्राण मिले। श्रीपत उसे गोद में लेते हुए कहता है, वाह रे नीलम बेटे, तू तो बड़ा होकर टैगोर के कान काटेगा। खूब कविता किया कर। अब के कलकत्ता पहुंचकर मैं तेरे लिए कविता की बड़ी सरल और सुंदर किताबें भेजूंगा। क्रिकेट के कप्तान और कमिश्नर कवि के सामने क्या ठहरेंगे? वे दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन अपनी रोशनी दिखाकर चले जाते हैं और कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता रहता है। नीलम कहता है, पर मम्मी कहती है कि यह सब पागलों का काम है। तुझे कमिश्नर बनकर जिलों पर राज करना है। कमिश्नर के बाद तू चीफ कमिश्नर, यहाँ तक कि गवर्नर बन जाएगा। और पापा कहते हैं कि तू क्रिकेट खेला कर। क्रिकेट खेलेगा तो मनकद हजारों अमरनाथ की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा और दुनिया की सैर करेगा। वे मेरे लिए नया बैट, विकेटें और गेंदें मंगा रहे हैं। तो श्रीपत कहता है, तू क्या बनना चाहता है? तो नीलम कहता है, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ दादाजी। आप पापा और मम्मी से कह दे कि वे मुझे कवि बनने दें। मोहन में मैंने एक कविता भेजी थी, वह छप गई है। मैंने डर के मारे किसी को दिखाई नहीं। आप कह देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। श्रीपत कहता है,
हम ज़रूर कह देंगे। हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे कि कमिश्नर एक कमिश्नरी और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। और तुम्हारे पापा को समझाएंगे कि कवि क्रिकेट के खिलाड़ियों से कहीं बड़ा खिलाड़ी है और घर बैठे अपनी कल्पना के बल पर देश विदेश की सैर करता है। फिर उसे श्रीपत नीचे उतार के कुर्सी पे बैठा देता है और कहता है, लो अब इसी बात पर अपनी दादा के लिए दिया सलाई की डिबिया लेते रहो। नीलम कहता है, अभी लाता हूँ। खाली सिगरेट उंगलियों में लिए हुए श्रीपत गाता है। क्या गाता है? मथुरा में जाकर भूल गए काहन सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित है अब भी काहन की बातों से। नीलम दिया सलाई की डिबिया लाता है। श्रीपत सिगरेट सुलगाता है और दिया सलाई वहीं फेंक देता है। नीलम कहता है, दादाजी सिगरेट नहीं पिया करते। श्रीपत हंसता है, पूछता है, कौन कहता है? नीलम कहता है, मम्मी कहती है। श्रीपत कहता है, वे तुम्हारे लिए कहती होंगी। तुम बड़े होकर किसी के दादा बनोगे तो तुम्हें भी सिगरेट पीने की आज्ञा मिल जाएगी। तब तक ओमी नीलम को आवाज़ देती हुई आती है और कहती है, ओमी। ओमी कहती है, नीलम तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे तो पढ़ने का समय है। क्या क्या बिना पढ़े तुम कमिश्नर बनोगे? नीलम कहता है कि मैं कवि बनूंगा। तो ओमी कहती है, चल बन लिया कवि। अपने कमरे में बैठकर मास्टर जी आने वाले हैं, पढ़ाई कर। कान पकड़ के उसे कमरे की ओर ले जाती है। तो श्रीपत कहता है, अरे ओमी बेटा, तुम तो बच्चे का कान उमेट दोगी। बिल्कुल वही स्टोरी सेम चल रही है, बस यहाँ पे अंजू की जगह ओमी है। जैसे उसमें श्रीपत आता है तो नीरज रहता है नीलम की जगह पे, और यहाँ उसकी जगह पे नीलम है। वैसे कान उमेटते हुए ले जाती है कमरे में, और ऐसे यहाँ पे ओमी ले जा रही है। तो बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल उसकी परछाई ही है, टू कॉपी ओमी। तो ओमी कहती है, आप चुप रहिए मामा जी, आपसे ऐसी बातें करेगा तो कल क्या ना करेगा। और इसकी दादी इसके कमिश्नर बनने के सपने लेती थी। दिया सलाई की तिल्ली फर्श से और डिबिया मेज से उठाती हुई चली जाती है। श्रीपत कुर्सी पर बैठ जाता है, टांगे मेज पर रख लेता है और सिगरेट का कस लगाता है। ओमी आती है, तिपाई उठाकर श्रीपत के सामने रख देती है और तिनतिनाती हुई चली जाती है। श्रीपत अचकचाकर पांव तिपाई पर रख लेता है। कुछ क्षण उस तरह बैठा सिगरेट के कस लेता है, फिर पांव मेज पर रख लेता है और कुर्सी पर पीछे को झुककर धुएं के मरगोले छत की ओर फेंकता है। दो एक बार ऊँघता है और एक बार गिरने को हो जाता है। अचानक उठता है, सिगरेट फर्श पर फेंककर बड़ी झुझलाहट से मेज की चादर को गोल मोल कर एक ओर रख देता है। उछलकर मेज पर बैठता है और चादर का तकिया बनाकर जूतों समेत लेट जाता है और पर्दा गिरता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा अंक का पहला दृश्य समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लोग दूसरा अंक का दूसरा दृश्य देखेंगे, जो कि बिल्कुल छोटा है। दोनों अंक में दूसरा दृश्य बिल्कुल छोटा है, केवल वहाँ के माहौल का वर्णन किया गया उस दृश्य में। फिर तीसरा दृश्य पढ़ेंगे, अंतिम दृश्य है, फिर समाप्त हो जाएगा। एक और छोटी सी क्लास होगी, मुश्किल से आधे घंटे की, और ये हमारा नाटक समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि नाटक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, और पात्रों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अंजू दीदी है जिसका नाम अंजलि है, इंद्र नारायण उसके पति हैं, और उसका बेटा है नीरज, और उसका भाई है श्रीपत, उसकी सहेली है अनिमा, उसके नौकर हैं मुन्नी और राधू, और उसका जो पुत्र है नीरज, उसकी शादी होती है इससे, ओमी से। ओमी का पुत्र है नीलम। ओमी बिल्कुल अंजू की टू कॉपी है, ठीक, और इनका नीलम पुत्र है, अंजू का पोता है नीलम। और अंजू जो मरती है वो आत्महत्या करती है और बताती है किसी से बताना नहीं कि मुझे दौरा पड़ा था, और जीजा जी को अपने इस बात के लिए कोसते रहना कि आपकी वजह से मेरी मृत्यु हुई है। मतलब मरने के बाद भी अपने आप को जीजा जी को भी मार देती है वो।
ताकि वो पछतावा करते रहें। वो समझते हैं कि मेरी शराब पीने की वजह से उसको दौरा पड़ गया, पर उसने सुसाइड किया था, जहर पी ली थी। अपने ऊपर बस नहीं था उसको, वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहती थी, और जब उसके हिसाब से दुनिया नहीं चलती थी तो उसको चिढ़ होता था। ये उसकी अपनी कमी थी ना, यहाँ पे किसी का दोष नहीं है, इंद्र नारायण का भी दोष नहीं है। आप सबको स्वतंत्र जीने दें। आप इतना किसी पे कंट्रोल ना करें कि एकदम अपने आप को पागल हो जाए। वो पागल की तरह, साइको की तरह एकदम हो गई थी, तो इसी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा। वो जीवन से लड़ नहीं सकी। तो बस यही है, आगे और बचा है हमारा, तो एक और क्लास होगी इस पे, फिर ये नाटक समाप्त होगा। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों का भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम और रचनाएं पढ़ते रहेंगे जो नेट में लगी हुई हैं। आप लोगों ने क्लास को बहुत अच्छे से देखा, और पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी किया था। बहुत आप लोग मन से क्लास को सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के इंटरेस्ट को देख के और इच्छा हो जाती है इन सब चीज़ों को पढ़ने की, वीडियो बनाने की। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम शीघ्र ही अगली क्लास में।